नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्पेन के छोटे से शहर सेउटा में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ कुछ घंटों में 60,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने सीमा पर ऐसा दबाव बनाया कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस घटना को अभी सिर्फ अवैध घुसपैठ नहीं बल्कि असीमित युद्ध यानी असिमेट्रिक वॉरफेयर के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए यह चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि हमारी सीमाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से जुड़ी है। ये दोनों ही देश आर्थिक तौर पर कंगाल हैं। इन देशों में रोजमर्रा के हालात बेहद बुरे हैं। महंगाई और खाने के संकट से लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ बोलते हो, लेकिन वो भारत में आकर बसना भी चाहते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ इसका बड़ा उदाहरण है। सेउटा की घटना को पूरे भारतीय सैन्य अधिकारी संजय अग्रवाल भी, जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने भी भारत के लिए इसे गंभीर चेतावनी दी है। संजय अग्रवाल ने संडे गार्जियन में लिखे लेख में इस बात को लेकर चिंता जताई। संजय अग्रवाल के मुताबिक आधुनिक दौर में सीमा पर खतरा सिर्फ हथियारों से नहीं है बल्कि बड़ी आबादी की संगठित आवाजाही के जरिए भी पैदा की जा सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आज कभी इसी तरह का बड़ा सीमा संकट पैदा हो जाए तो क्या भारत उसके लिए पूरी तरह तैयार है? जी, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले देश का सवाल जान लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देश का सवाल ये, क्या अवैध घुसपैठ अब राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा बन चुकी है? ये वो पहला सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी, क्या भारत की सीमाएं हर तरह से घुसपैठ रोकने में सक्षम है? दूसरा ये सवाल। तीसरा सवाल जो अहम है वो ये भी कि क्या सेउटा संकट से भारत को सबक लेने की जरूरत है? तीसरा सवाल ये, क्या भीड़ के जरिए सीमा पर दबाव बनाना नया हथियार है? सवाल ये भी कि क्या रोहिंग्या और अवैध घुसपैठ पर सख्त नीति चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी पूछने इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है। जी हाँ, क्योंकि जो कुछ भी सेउटा से तस्वीरें सामने आई उस तस्वीरों ने डरा दिया है, उस तस्वीरों ने परेशान कर दिया है। स्पेन के छोटे से शहर सेउला के बॉर्डर पर मोरक्को से आए 60,000 से अधिक मुसलमानों ने किस तरह धावा बोला, अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और बिगड़ते हालात का अंदाजा भी आपको लगाना होगा। बॉर्डर पर स्पेन को सेना तक बुलानी पड़ी। मेलिला में तो घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सेना ने सुअर के मांस तक फेंक दिए। जी हाँ, अब आपको कुछ तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 60 से अधिक लोगों ने कैसे धावा बोला है सेउटा की, ये स्पेन जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। ये मेलिला की तस्वीरें देखिए, कैसे पुलिस पर पथराव हुआ है। वहीं देखिए ये एक और तस्वीर जहां पर कैसे जो पुलिस है उसने भीड़ पर सुअर का मांस दागा है ताकि वो तितर बितर कर सके इस भीड़ को। और यहां पर एक तस्वीर ये भी जहां पर लोग बॉर्डर पर दीवार फांदकर घुसपैठ हुई है और कहीं ना कहीं ये जो तमाम वीडियोस हैं वो बता रहे हैं कि हालात किस कदर खराब है। देखिए स्पेन के सेउटा में अचानक मोरक्को से हजारों प्रवासियों ने घुसपैठ क्यों की, ये भी जानना जरूरी है। ये अब आपको फटाफट बता देते हैं। मोरक्को से सेउटा में अचानक घुसे 60,000 से ज्यादा प्रवासी, आखिरकार ये क्यों घुसे, इसके घुसने के पीछे की वजह क्या थी, ये भी अब आपको जानना चाहिए। जी हाँ, अफ्रीकी देश मोरक्को में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सूखा भयानक तरीके से, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा संकट थी वहां पर। बेहतर रोजगार और बेहतर भविष्य की आस में यहां पर माफ कीजिएगा घुसपैठ हुई है। इसके अलावा यूरोप पहुंचने की चाह में सीमा की ओर जो भीड़ है वो बढ़ती चली गई। सोशल मीडिया पर जो अफवाह है उसने भड़का दिया है। तो ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही कि किस तरह के हालात है। अब आपको ये भी सोशल मीडिया के हम जरिए बता रहे थे कि कैसे शुरुआती दौर में मोरक्को सीमा सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 2021 में भी सेउटा में इसी तरह का जो सीमा संकट है वो पैदा हुआ था। ये पहला मौका नहीं है जब सेउटा से इस तरह की तस्वीर सामने आई है। साल 2021 में भी सेउटा में इसी तरह के जो हालात है, जो सीमा विवाद है, वो पैदा हुआ था और यहाँ पर स्पेन की प्रवासी नीति को लेकर लोगों में उम्मीद बन गई थी। यूरोप में प्रवेश का सबसे आसान रास्ता माना जाता है सेउटा, क्योंकि ऐसे तो आप कहीं पर जाइए, वहां पर रहिए, वहां की सदस्यता लीजिए, ये लंबा प्रोसेस है, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं शायद। और अब इसके बाद, घटना के बाद यूरोप में सीमा सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है, जहां सरकार, विपक्ष सब आमने सामने हैं और सब सबसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं।
लेकिन अब इस घटना से जो है भारत में रोहिंग्या जो है उनकी बात भी अक्सर सामने आती है। अब आपको बताते हैं कि सेउटा संकट के बाद भारत में भी बहस तेज हो गई है। जी हां, बांग्लादेश में करीब 1.2 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थी हैं। सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। इसी बहस के बीच भारत की सीमाओं, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से लगी सीमाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं, कॉक्स बाजार के शिविरों में रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो बसे हुए हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि म्यांमार में हिंसक उत्पीड़न, अत्याचार से भागे हैं। अब भारत में तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, तो क्या भारत इन लोगों के लिए एक सेफ प्लेस बनता चला जाएगा? क्या ये लोग भारत में आने की कोशिश करेंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है कॉक्स बाजार। शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। अब देखिए, सबसे बड़ा है मतलब कि सुविधा वहां पर कितनी होगी आप समझ सकते हैं। कितने लोग वहां पर पहुंचते होंगे। बेहतर जीवन के लिए भारत में घुसपैठ की भी कोशिश इसीलिए लगातार की जाती है और बार बार की जाती है। बांग्ला शिविर में बुनियादी सुविधाओं कमी है, बेहतर जीवन के लिए भारत में घुसपैठ की कोशिश होती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के जरिए भारत सीमा में घुसपैठ जो है वो किया जाता है। भारतीय सीमा में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम के रास्ते भी जो घुसपैठ है उसकी कोशिश की जाती है। सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल जो है आने की कोशिश की जाती है, जो कि आपने कई बार कई वीडियोस में देखा भी होगा। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? एक तरफ तो ये तस्वीरें आपने देख ली, दूसरी तरफ अब आपको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खाद्य संकट वाले देशों में शामिल है। क्यों पाकिस्तान में भी? क्योंकि भूखमरी और आर्थिक संकट है, जैसा कि हम अभी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। चाहे पीओके की बात करें, बलूचिस्तान की बात कीजिए, सिंध की बात कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कीजिए, पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खाद्य संकट वाले देशों में शामिल है। जी हाँ, 1.1 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। गंभीर खाद्य असुरक्षा, करीब 21% आबादी के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट है। 21% आबादी के सामने। 5 साल से कम उम्र के लगभग 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 40% बच्चे जो 5 साल के कम के हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। एक तरह की बीमारी, दिक्कत, हेल्थ प्रॉब्लम। पेट्रोल डीजल 320 से 335 रुपए प्रति लीटर को पा रहे हैं। यहां पर देखिए पेट्रोल डीजल को। आटा 140 रुपए प्रति किलो से ऊपर है। तो ये तो वो चीजें हैं जिसकी हर दिन जरूरत होती है। जरूरी सामान महंगा है। गरीबी दर 28.9% से लेकर कुछ आकलन में 43.5% तक। करीब 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं और खेती की लागत 250% तक बढ़ी है। किसान खेती छोड़ने को मजबूर है क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जब लोगों को मिलेगी नहीं तो आखिरकार लोग खेती भी कैसे करें? सवाल तो बड़ा ये है। ऐसे में अब जो कुछ भी सेउटा में हुआ है उसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। सुशील सिंघल जी, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए और हिस्सा लेने के लिए इस चर्चा में। सबसे पहले सर मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि अगर ये पूरी घटना देखी जाए और इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए तो इस पूरे घटना में एक बात तो तय है, जो कुछ भी सेवला में हुआ है ये घटना अनुज माथुर सर मतलब 2021 में भी हुआ था, उसके बाद भी हुआ। आखिरकार रिपीट पर रिपीट हो रहा है, रिपीट पर रिपीट हो रही है। मैं भारत पर भी आऊंगी, भारत की सुरक्षा पर भी आऊंगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिरकार क्यों? क्या ये कोई बड़ी घटना नहीं लग रही है? वहां के आसपास के देशों को कोई चिंता की बात नहीं लग रही है? यूरोप को ये कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है? क्या इसीलिए इतना रिपीट हुआ है ये 2021 के बाद वापस से? जय हिंद खुशबू। देखिए, आपको दो एक चीजें इस प्रश्न में उत्तर देने से पहले समझने की आवश्यकता है। इनकी भौगोलिक स्थिति कहां पर है, हाँ। ये दर्शकों को जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये जो स्पेन है, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय जो महाद्वीप है, उसका अफ्रीकी महाद्वीप से सिर्फ एक जगह पर जमीनी बॉर्डर है। और हाँ। वो जो जमीनी बॉर्डर है वो सियोटा और मलेला, जो आपने 2 शहर बताए, हाँ। वो है। ये स्पेन के शहर हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से ये अफ्रीका के अंदर मोरक्को, आप कह सकते हैं मोरक्को के साथ लगे हुए हैं और अफ्रीका के अंदर है। पहली बात, इनके स्पेन के अपने देश से एक समुद्री सीमा को इनको पार करने की आवश्यकता होती है। एक दूसरी बात यह होती है कि देखिए, अब जो आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में, उससे 2-3 चीजें बिल्कुल साफ निकल करके सामने आती हैं। स्पेन दुनिया के और यूरोप के डेफिनेटली सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छे बेहतरीन देशों में से एक है। स्पेन की जो आज की गवर्नेंस है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, जो कि लेफ्ट लिबरल्स की गवर्नमेंट है, जो कि इस प्रकार के लोगों को बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानती है। कि मानवाधिकार की बात होती है,
ये जो लेफ्ट लिबरल्स की आप कहानी खुशबू सबको पता है, तो वो उनको लगता है कि उसमें एक फायदा हो सकता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो यूरोप का रास्ता निकाल रहे हैं। अगर आप किसी भी यूरोपीय देश में चले जाएंगे, और यूरोपीय यूरोपीय यूनियन का एक इतना बेहतर तरीका है कि उसमें आपस में इंटर प्लेस मूवमेंट जो है, उससे कोई ज्यादा कोई उसमें परेशानी नहीं होती है, और आप आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। उनके वीजा का भी के रूल्स भी, शेंगन वीजा पूरे यूरोप का इकट्ठा ये मिल जाता है। तो उसको भी देख रहे हैं। ये मोरक्को में रहने वाले लोग जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से त्रस्त हैं, इनको एक बेहतर जीवन मुझे लगता है नजर आता है यूरोप में, स्पेन में खास करके। तो इस वजह से ये लोग आना चाह रहे हैं। जी। अब मैं आपको बताता हूं एक दो चीजें जो बहुत खतरनाक हैं, जिन डिटेल्स को हमें मालूम होना चाहिए। स्पेन के स्योता शहर की कुल जनसंख्या 83,000 है, और 83,000 जनसंख्या वाले शहर में अगर 60,000 आ जाएंगे इस प्रकार से घुसपैठिए, तो आप सोच सकती हैं कि वहां पर क्या हालात हो सकते हैं। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, मैंने स्वयं देखी हैं तस्वीरें कि किस प्रकार से इन घुसपैठियों ने आकर के वहां आगजनी, तांडव और बहुत प्रकार की चीजें वहां पर करने की कोशिश करी है। दूसरी चीज जी। दूसरी चीज ये है कि ये जो सिस्टम है, इसको आप पूरे यूरोप में इसको एज ए ट्रेंड देखिए। आप इंग्लैंड में देखिए, आप फ्रांस देखिए, बेल्जियम देखिए, जर्मनी देखिए। फ्रांस में दो क्लब्स के बीच का गेम होता है और फ्रांस की राजधानी में आग लगा दी जाती है। कौन है ये लोग? ये वही है शरणार्थी। ये हम्म। वही है शरणार्थी जिनको आपने अनियंत्रित रूप से आने 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 दिया अपने देश में, और अब वो वहां आकर के अपने जो चीजें हैं उनको वहां पर बैठाने की आवश्यकता को दिखा रहे हैं। खुशबू, ये बहुत खतरनाक मेरे हिसाब से ट्रेंड जी। है, और इसको ये देखने की जरूरत है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हम्म। स्पेन की मेरी जो जानकारी उसके अनुसार कुल सेना 1,21,000 है। कुल सेना, हाँ। जिस देश हम्म। की कुल सेना 1,21,000 है, हम्म। 60,000 एक दिन में, 24 घंटे में 60,000 लोग अगर आ जाएंगे, आप मुझे बताइए किस प्रकार से आप उनको हैंडल करेंगे। इसका हम्म। एक वजह और रही है, ये दो तीन भ्रामक भ्रामक जो खबरें निकली वहां से। पहली जो एक खबर ये निकली कि जो उनके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है कि जो समुद्री मार्ग से घुसपैठिए आ रहे हैं, आप उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ जी। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इस वजह हम्म। से ये लोग, तमाम लोग समुद्री हाँ। रास्ते से आए। जी। आपको अगर याद हो तो ये लोग समुद्री रास्ते से आए हैं, और न हम्म। केवल आए हैं, तैर के अभी आए हैं। 34 लोग इसमें मारे भी गए हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ये सर आप, ये आंकड़ा भी सामने ये आया है। जी। हाँ, ये और दूसरी चीज है कि वहां पर एक उनका जो 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 ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, उसके हम्म। बारे में एक भ्रामक भ्रामक खबर निकल करके आई, और उसके हिसाब से उनको उनको लगा जी। कि ये लोग वहां पर ला करके इनको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और उसके बाद और हम्म। आर्थिक तंगी और यूरोप में घुसना निश्चित रूप से उनकी बिल्कुल, ये मुख्य लेकिन वजह सर रही। जो कुछ भी अंजुम माथुर सर ये हुआ है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है सुशील सिंघल जी, अगर इस तरह की स्थिति अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के तो कई इलाकों में ये सिचुएशन नजर आती है। अब जहां आटा ही 140 और 150 रुपए किलो मिलेगा, जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो किस तरह के, अगर एक कंपैरिजन किया जाए भारत और पाकिस्तान में तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो ऐसे तो अगर इस तरह की स्थिति हो कहीं, तो फिर तो भारत को भी सोचना पड़ेगा कि अपनी सीमाओं को कैसे सुरक्षित करे, क्योंकि ऐसी स्थिति अगर यहां पर बन सकती है तो भारत में क्या ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है सर कि ऐसे घुसपैठ हो जाए? 50 से 60,000 लोग एक साथ, जैसे ये सेटा तस्वीर आई है, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। सर अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। मैं ये कह रहा था खुशबू जी कि जो आप कह रही हैं कि ये मोरक्को और स्पेन के बीच में ये जो इंसिडेंट हुई है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मेरा जो इस जानकारी है वो मोरक्को की साइड से वीकनेस थी। उन्होंने उसको एनकरेज एक तरीके से किया। 2021 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। जहां तक भारत और पाकिस्तान का सवाल है कि वहां की सीमा, भारत को भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो वो भारत ऑलरेडी जो है समस्या का इनकी सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ भारत में घुसपैठी आते हैं, आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन इस तरह का मास माइग्रेशन होने की संभावना बहुत कम है। उसका कारण ये है कि जो हमारा बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, खास कर मैं बात करूं तो पूरी तरह से 45 बॉर्डर है, और उस इतनी ज्यादा वहां सुरक्षा है कि
कोई मास मूवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन घुसपैठ की जहां तक बात है, वो अभी भी इंसिडेंट हो रही है हमारे यहाँ, डिस्पाइट कि हमने ड्रोन लगाए हुए हैं, पूरी बार्ब वायर है, सब तरह की कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद वहां से तोड़ करके, छेड़ करके, तरीके अपना करके, टनलिंग करके वहां से घुसपैठी आते हैं। लेकिन मास मूवमेंट मेरे विचार से वहां से संभावना नहीं है, क्योंकि इतना हमारी सुरक्षा जो एजेंसीज हैं और सुरक्षा प्रबंध है हमारे इतने ताकतवर हैं कि कि अगर 30-40 हजार लोग एक साथ आने की कोशिश करें तो वो उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम वॉच जो रखते हैं उनके ऊपर दूर से वॉच रखते हैं, तो पता लग जाता है मूवमेंट किस तरह का कोई होने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि हमें पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है और इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक एंगल है जो कि उसको भी सोचना पड़ेगा, चाहे संभावना हो या ना हो, तो हमारी एजेंसीज को सोचना विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो पूरी सिचुएशन देखने को मिली है सेटा में, और जिस तरह से स्पेन को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, जिस तरह से अनुज माथुर सर बता रहे थे, वहाँ की सेना ही लगभग 1.5 लाख के करीब है। ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति इस देश के लिए आई, हालांकि भारत ने हमेशा ही अपनी सीमाओं को पहले ही सुरक्षित किया है, LOC और LAC पहले से, अब कहीं जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, ऐसा संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अभी देखिए, जब पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली और उसके बाद जब फेंसिंग का काम हो रहा था, तो कई बार ऐसी स्थिति देखी गई जब बांग्लादेश के जो सैनिक थे वो बिल्कुल क्लियरली मना कर रहे थे कि ये हमारे लोग नहीं हैं, जबकि भारत जो वो लोग थे भारत के भी नहीं थे। तो मतलब ऐसी सिचुएशन आई है क्या? इस तरह के जो घुसपैठ की जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ से भी की जा सकती है भारत के लिए? और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि घुसपैठ में तो फिर कौन आ रहा है, किस आतंकवादी को भेजा जा रहा है, किसको किस वेश में भेजा जा रहा है, फिर ये तो पता ही नहीं है। देखिए खुशबू जी, जो स्पेन में ये जो घटना हुई है, उसको लेकर के जो स्पेन की जो सरकार है, सांचेज सरकार, उसको बहुत ही इसको गंभीरता के साथ लेना होगा। और उनका अप्रोच जो भी हो, लेफ्ट लिबरल इत्यादि इत्यादि जो भी हो, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि 60,000 लोग एक साथ इलीगल इमाइग्रेंट जो हैं, जो अवैध शरणार्थी घुसपैठिए इनको कहना चाहिए, ये अगर किसी आपकी टेरिटरी में घुस जाते हैं और वहाँ को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर लेते हैं और वहाँ पर हर तरीके की अराजकता, हिंसा, उत्पात इत्यादि मचाते हैं, तो फिर ये चाहे आपका अप्रोच कुछ भी हो, ये आपके राष्ट्र के ऊपर एक हमले जैसी स्थिति है। और इसको डील करने के लिए सांचेज सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे। और जो मैं रिपोर्ट देख रहा था कि ऐसे कदम उठाने के बारे में उन्होंने अनेक कवायदें शुरू भी की हैं, कुछ को वापस भेजा भी गया है। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है, ये बेहद गंभीर सिचुएशन है और ये यूरोप में और विशेष रूप से स्पेन में बड़े खतरे पैदा करेगी। स्पेन में आतंकवाद की घटनाओं का एक इतिहास रहा है। 2004 में वहां पर एक मैड्रिड बॉम्बिंग हुई थी, इसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग घायल थे। और कैटलोनिया में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी। लोन वोल्फ अटैकर ने जो है एक अपनी गाड़ी को रैम किया था भीड़ में जाकर के, और इस तरीके से जो रेडिकलाइज्ड मानसिकता वाले जो आतंकी तत्व हैं, वो इस तरीके के घुसपैठ में उनके आने की प्रबल संभावना होती है। और यूरोप में जैसा कि अभी माथुर सर कह रहे थे कि जो अनेकों आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, उन आतंकवादी घटनाओं में यूरोप के अंदर जो इस तरीके के अवैध घुसपैठिए हैं, उनकी भूमिका रही है। और ये जो चाहे वो ISIS हो या अल-कायदा हो या जितने भी इस तरीके के बड़े आतंकवादी संगठन हैं, वो इन घुसपैठियों का सहारा लेते हुए उनको रिक्रूट करते हैं और उनके माध्यम से बड़ी घटनाओं को कराते हैं। तो ये आतंकवाद की घटनाओं को भी जन्म दे सकता है। और जाहिर है कि नेटिव सिटीजन जो हैं, उनके लिए तो परेशानियां खड़ी करेगा ही। जैसा कि कैटेलोनिया में आप देख रहे हैं कि 85,000 की पूरी जनसंख्या, उसमें फिर 60,000 ये बाहर से आ गए लोग। तो ये वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी हम कल्पना ही कर सकते हैं, और वहाँ पे कितनी भयावह स्थिति है। लेकिन जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है भारत और के संदर्भ में, तो देखिए भारत का अवैध घुसपैठियों के संदर्भ में एक बहुत ही कड़वा अनुभव रहा भी है। हम जानते हैं कि जो बांग्लादेश का जो 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, उस समय एक मैसिव इन्फ्लक्स हुआ था। फिर उसके बाद अगर बंटवारे के समय की स्थिति आप देखें तो उस समय भी इस तरीके की भयावह स्थितियां भारत ने फेस की हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज का जो नया भारत है,
प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है वो इस तरीके के अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और संकल्पबद्ध है। और जो अवैध घुसपैठी अंदर आ चुके हैं उनको भी बाहर भेजने का जो कार्य है वो संकल्पबद्ध तरीके से किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कई बार इस बात को संजीव श्रीवास्तव जी कहा है, खास करके पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भी और बिहार के चुनाव से पहले भी हम लगातार सुन रहे थे घुसपैठियों के बारे में। अच्छा, अनुज माथुर से मेरा एक सवाल ये है कि ये जो जुआन जीजस विवान है, जो ये स्योटा के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा कि स्योटा के इतिहास में ये सबसे मुश्किल समय में से एक है। अचानक हजारों की संख्या में अनियंत्रित भीड़ के सड़कों पर आ जाने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है, स्कूल, दुकान, बाजार बंद है, शहर में आपातकाल की स्थिति है। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ये अचानक हो गया होगा? मतलब एक टाइम लगा होगा ना, धीरे धीरे फिर आपने उस वक्त तो ध्यान दिया नहीं, अब अचानक जब इस तरह की सिचुएशन हो गई तो फिर आपने अपने लोगों को छोड़ दिया। मतलब ये तो एक तरह से लापरवाही की इंतहा है किसी भी देश के लीडर के लिए। जी सर। बिल्कुल, खुद तो मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि जिस प्रकार की लीडरशिप आज की तारीख में स्पेन में है, वो इस तरीके की चीजों को देखिए, बहुत ज्यादा जो लिबरलाइज्ड माइंडसेट होता है उनको कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग आ गए हैं, इनको अगर ये वापस नहीं भेजे गए कुछ दिनों में तो इनको वहां की नागरिकता भी शायद हो सकता है मिल जाए। किस प्रकार की, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं और इसको मैं भारत के संदर्भ में भी आगे आपको अगर समय हुआ तो मैं बताऊंगा। देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, ये जो चीज ये अब स्पेन में हुई है, ये निश्चित रूप से आपने जो कहा ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उनको पता था और इस प्रकार का प्रेसिडेंस है कि 2021 में इस प्रकार का प्रयास हो चुका है। इटली के एक द्वीप में भी अफ्रीका से कुछ मुसलमान शरणार्थियों ने या मुसलमान ऐसे लोगों ने जाकर के उसके ऊपर 6000 वहां की पॉपुलेशन है, वहां 7-8 हजार लोग जाकर के पहुंच गए थे। उसके बाद वो भी काफी बड़ा। तो ये पूरा का पूरा प्रयास ये है कि उत्तर अफ्रीका के बहुत सारे देशों में बहुत जबरदस्त भुखमरी और बहुत ज्यादा हालत खराब है, चाहे वो सूडान हो, लीबिया, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं और वो बेहतर जीवन चाहते हैं। और ये जो 2-3 बातें मैंने बताई आपको कि प्रवासी इतनी संख्या में क्यों आ पाए, वो जो भ्रम पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, वो जो भ्रम पैदा हुआ आपके तस्करी नेटवर्क ने जो एक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर फैला दी कि आप यहाँ पर ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बात हुई है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत के संदर्भ में, खुशबू मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, और वो ये है कि हम इनको रोकने में पूरी तरह सक्षम है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई सवाल पैदा नहीं होता एक भी आदमी आ सके, इतनी बड़ी संख्या तो बहुत दूर की बात है। बांग्लादेश का भी लगभग पूरा बॉर्डर हमने फेंस किया हुआ है, और जो बॉर्डर फेंस नहीं है 900 किलोमीटर 800 किलोमीटर, उसको भी फेंसिंग के लिए जमीनें दे दी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी सरकार थी जो ये नहीं चाहती थी कि ये हो, शायद। तो ये मेरा मानना है कि ये इस बांग्लादेश में भी, लेकिन म्यांमार का हमारा जो बॉर्डर है उसको बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। 1968 से खुशबू आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, एक वहां पर फ्री मूव रिजीम चल रही है। फ्री मूव रिजीम का मतलब है कि 40 किलोमीटर इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ कोई भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के कोई भी आ जा सकता है था। अब उसको घटा करके 16 किलोमीटर कर दिया था, और शायद और भी उसको कम करने की आवश्यकता है। लेकिन आज भी म्यांमार का जो बॉर्डर है वो खुला है। म्यांमार के बॉर्डर पर इस प्रकार के फ्री मूव रिजीम आज भी है, कम से कम कागजों के साथ आप आ सकते हैं। ये बात सिर्फ हम मुसलमानों के उस तरीके से अगर ना देखें तो हमें बॉर्डर नेपाल में भी है, जहां वो भी खुला हुआ है। समुद्री रास्ते से श्रीलंका से भी आए इस प्रकार की घुसपैठ हो सकती है, और छोटे छोटे रूपों में हो चुकी है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है खुशबू, और ये आने वाली होगी, कि अगर मान लीजिए ये आ गए तो उसके बाद भारत के अंदर जो लोग हैं उसको राजनीति करना शुरू कर देंगे, इसको धार्मिक वो दे देंगे। तो इस वजह से देखिए, मैं बता दूं, अनुज माथुर सर, मतलब इन सब विषयों पर अगर राजनीति होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा सुशील सिंघल जी, देखिए एक जानकारी ये भी है कि मोरक्को को 1956 में स्पेन से आजादी मिली। हालांकि स्पेन ने स्यूटा और मेलिला को आजाद नहीं किया अगर देखा जाए तो, और मोरक्को का कहना था कि स्यूटा और मेलिला उसे वापस मिलने चाहिए। अब ये दोनों शहर अफ्रीकी महाद्वीप में और मोरक्को का हिस्सा है, लेकिन कुल मिलाकर क्या ये जो तमाम चीजें हो रही है वो इस कंफ्यूजन का भी हिस्सा है जो लगातार बनाया गया है आपस में? बिल्कुल, एक्चुअली वो भी एक इसमें रोल प्ले करता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब जो उनके शहर थे मोरक्को के एक्चुअली बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पेन ने अपने कारणों से उसको रखा हुआ है।
तो मोरक्को जैसी जब मैं पहले आपको बात बोल रहा था उसमें यही बोल रहा था कि ये जो घटनाएं हुई हैं, स्पेन की तो लापरवाही है ही है, लेकिन मोरक्को की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उन्होंने भी एक तरीके से उनको एनकरेज किया, उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि अगर किसी देश से कई 50-60 हजार लोग इस तरीके से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका भी दायित्व होता है कि उनको जाने से रोकें। लेकिन 2021 में यही हुआ, तब संख्या कम थी, 7-8 हजार लोग थे, और अब की बार उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में भेजा है। तो इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी तक खैर पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, कि मोरक्को की अथॉरिटीज जो है इसमें एनकरेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हों, कि उन्होंने उसको एनकरेज किया हो, ताकि जो उनको हिस्सा वो क्लेम करते हैं, महसूस करते हैं कि भाई हमारा अपना है और स्पेन ने उस पर कब्जा कर रखा है, इस तरीके से उन्होंने ओवरवेल्म करके, क्योंकि लड़ाई तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों की पोजीशन बहुत अलग है, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया क्योंकि वहां पर लेफ्ट लिबरल गवर्नमेंट है, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की हो। और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सोशल मीडिया पे नेटवर्क में जो हुआ वो भी उसके लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है, तो लोगों को, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वहाँ की हालत खराब है, लोग भूखमरी से सफर कर रहे हैं, तो उनको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी दिखी कि भाई हम दूसरे अगर स्पेन के नागरिक बन जाएं, संभावनाएं या शरणार्थी बन जाएंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जैसा कि रोहिंग्या के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश के, जैसा आपने बताया, कॉक्स बाजार की जो हालत है उससे ज्यादा बुरी हालत म्यांमार में है, तो वहां भी हजारों आदमी मारे जाते हैं जो कि पानी के रास्ते से कोशिश कर रहे हैं थाईलैंड या मलेशिया जाने की। अभी पीछे काफी बड़ी खबर आई थी, सैकड़ों मारे गए थे उसमें, इन चॉपी वाटर में जो है उनकी बोट सिंक कर गई थी। तो वो एक जो, तो मुझे दो कारण लग रहे हैं अल्टीमेटली। एक तो इकोनॉमिक है, पुल है कि स्पेन में यूरोप में आके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी संभावना है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मोरक्को चाहेगा कि अगर उनके देशवासी वहां पर पहुंच गए इन शहरों में तो जो डिफैक्टो उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये भी एक संभावना है जो कि मेरे ख्याल से उसके बारे में खबरें आएंगी तो पता लगेगा, लेकिन इससे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी ठीक है। अच्छा संजीव श्रीवास्तव सर, देखिए ये जो पूरी स्थिति हुई है ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव थी, अगर चाहा जाता तो शायद पहले से ही रोक लिया जाता। अब जैसे भारत है, भारत को ये पता है कि पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति है, भारत को कितना तैयार रहना है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, किस तरह से फेंसिंग करनी है, पूरी तैयारी है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार है उससे जमीन ली गई, फिर पूरी फेंसिंग की जा रही है, भारत पूरा तैयार। क्या ये डिसीजन जो है वहां पर कैलकुलेटिव नहीं लिया गया, और क्या ये पता था कि ये होने वाला है? क्योंकि जनसंख्या ही दोनों जगह पर 1000 लगभग 80,000 है, दूसरी जगह पर जो है लगभग 85,000 के करीब है, दोनों ही जगह पर सियोटा और मेनिला में। हाँ देखिए खुशबू जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो लेफ्ट लिबरल और जो रेडिकल इस्लामिक जो एक कॉम्बिनेशन होता है, जो एक विचारधारात्मक ये जो अप्रोच है, वो ऐसे तत्वों को, इस तरीके के जो मूवमेंट्स को इनकरेज करने का कार्य करता है। हमारे अपने देश में भी आप देख लें तो पिछली जो सरकारें रही वेस्ट बंगाल में, उन्होंने घुसपैठ के संदर्भ में अनेक तरीके की राजनीति की, अपीजमेंट की जो नीति रहती थी उसके तहत भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, और जिसका कि परिणाम हुआ कि भारत में भी अवैध जो घुसपैठिए हैं वो बड़ी संख्या में, रोहिंग्या तो है, उसके अलावा भी अन्य जो घुसपैठिए हैं जो पहले आ चुके हैं, तो उन सारी स्थितियों को यदि आज हम एक संकट के तौर पर देख रहे हैं तो उसके पीछे ये जो लेफ्ट लिबरल जो एक सोच रही है वो इसके लिए जिम्मेदार रही है, और वो अपने राष्ट्र के हितों को दांव पे लगा करके इस तरीके की विचारधारा को जो है सपोर्ट करना, वो जाहिर है कि पूरे राष्ट्र के खिलाफ कार्य करने जैसा है। और मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि चाहे वो कोई भी अप्रोच आप रखें, मैं इसको फिर से कहूंगा, स्पेन की सरकार का कोई भी अप्रोच क्यों ना हो, लेकिन आज जो वहां पर सियोटा में स्थिति बनी है वो उनके ऊपर एक हमले जैसी स्थिति है, वहां पर ओवरवेल्म करने वाली स्थिति वहां बन गई है कि, और जैसा कि अभी एम्बेसडर सिंघल सर ने इस बात की आशंका भी व्यक्त की कि इसमें ये भी हो सकता है कि एक इसका फायदा उठा करके कि वहां पर एक लेफ्ट लिबरल सरकार है, ऐसे में ये टेरिटरी को जिसके ऊपर हमारा क्लेम है उसको अपने हासिल कर लिया जाए, वहां पर सियोटा में अपना ही
पूरे एक मास मोबिलाइजेशन करते हुए इस पूरे टेरिटरी को ओवरवेल्म कर लिया जाए और अपनी मंसूबे को पूरे कर लिए जाए। तो इस तरीके की जो अगर सोच के साथ अगर पड़ोसी राष्ट्र कार्य कर रहा है, तो आपकी अगर लेफ्ट लिबरल सोच है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने राष्ट्र को खतरे में डाल रहे हैं। आपकी राष्ट्र की जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर ये खतरा है, एक हमला जैसी स्थिति है। तो ये विचार करना होगा इस तरीके की सोच रखने वाले जो भी लोग हैं, जो भी लीडर्स हैं, कि इस तरीके की सोच रखने का परिणाम क्या होता है। मैं अंजेला मर्कल की भी चर्चा करना चाहूंगा। जर्मनी की जो लीडर थी, उनकी भी बहुत ही ऐसी लिबरल एक सोच रही, और जिसका कि परिणाम हुआ कि उन्होंने भी जो है इनकरेज इस तरीके के जो इलीगल इमाइग्रेंट्स को एक लिबरल अप्रोच के साथ उन्होंने इनकरेज करने का ही कार्य किया। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि एक बार जब मिडिल ईस्ट रीजन से अनेक घुसपैठिए वहां पर यूरोप में घुस जाते हैं, तो फिर वो सारे वहाँ की फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए और जो वहाँ के लिबरल इमाइग्रेशन का और पूरे जो सिस्टम है सेंजिन का, जो उसका दुरुपयोग करते हुए पूरे यूरोप में फैलने की कोशिश करते हैं। और यूरोप में जो बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें कि आप चाहे लंदन बॉम्बिंग हो, पेरिस हो, मैड्रिड हो, अन्य जगह हो, उसके पीछे ये जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। इनका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन करते हैं, ISIS हो, अलकायदा हो। बिल्कुल, इनकी नजरें तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं पर काफी ज्यादा होती होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा अनुज माथुर सर, मेरा अगला सवाल यही इसी से रिलेटेड था जो बात संजीव जी भी कह रहे थे। मतलब इस तरह की जो घटना हुई, अब 60,000 लोग, कोई एक दो व्यक्ति तो है नहीं, 60,000 लोगों का इस तरीके से आना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर और हर जगह वायरल हो रहे हैं। ऐसे में जो आतंकवादी संगठन है, ध्यान उनका भी तो जाता है, उन्हें भी तो एक क्लू मिलता है कि हाँ इस तरह का भी काम हो सकता है, और फिर जब वो चाह ले तो फिर इस तरह की मुश्किलें भी क्या है। कुछ तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस आतंकवादी संगठनों का ध्यान जाता है। मैं उससे थोड़ा एक कदम, आधा कदम और आगे जाने की कोशिश करूंगा कि इसमें संभव है कि काफी से ज्यादा लोग आतंकवादी संगठनों के कारण या उनकी शह पर अंदर घुसे हैं। देखिए, जब इन्होंने, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि घुसते के साथ ही इन्होंने वहां पर हिंसा, दंगा, फसाद, आगजनी ये करना शुरू कर दिया। ये कोई इमिग्रेंट जो कि अपने जीवन को सरल बनाने के लिए किसी दूसरे देश में घुसपैठ कर रहा है, वो इस प्रकार की हरकत क्यों करेगा। ये इसमें जो एलिमेंट्स शामिल हैं, वो तमाम एलिमेंट्स डेफिनेटली आतंकवादी संगठनों से किसी ना किसी प्रकार से या तो प्रेरित हैं या उनके द्वारा इनको बढ़ावा देकर के भेजा गया है। आतंकवादी संगठनों की अफ्रीका में, खास करके उत्तरी अफ्रीका में कोई कमी नहीं है, और वो इस प्रकार की हरकत करने में पूरी तरह से इनकी मदद कर सकते हैं। मैंने इटली के द्वीप का भी आपको उदाहरण दिया था, वहां पर भी यही बात हुई थी। आपको देखने की आवश्यकता यह है कि ये लोग वहां पहुंचने के बाद किस प्रकार से हालात वहां पर बिगड़ कर खराब करते हैं। आज आप यूके में जाकर के देख लीजिए, इन माइग्रेंट्स की वजह से क्या क्या नहीं हो रहा। वो लंदन का जो कोई फेमस केस है, आप देखिए किस प्रकार के वहां पर हालात हो रहे हैं। थोड़ी और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये अपना वहां पर कानून लागू करने की बात करना शुरू कर देंगे। छोटे से फुटबॉल मैच के बाद आप पूरे पेरिस शहर को आग लगा देते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं इस प्रकार के इलीगल माइग्रेंट्स के आने के कारण, और जब इनको ये उम्मीद से आए थे कि हमें हमारी जीवन शैली बहुत अच्छी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ, तो फिर वो वहां पर इस प्रकार की चीजों में लिप्त हो जाते हैं। एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत आवश्यक है कि हमको भी इस बात के लिए पूरी तरह से रेडी रहने की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं कि हमारे पूरे बॉर्डर सील्ड हैं, दिस दैट एंड दी अदर, बावजूद उसके हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है। कोई रास्ता कोई भी चुना जा सकता है। हम अगर सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखते रहेंगे तो हमको देखने के इसको एक धर्म के चश्मे के साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। ये घुसपैठ किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, कैसे भी हो सकती है। हालात नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र में भी बिगड़ सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमको इसको एंटीसिपेट करके, खुशबू, और इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आ गए, इस प्रकार का कुछ हो गया, या जो ऑलरेडी हैं उनके लिए लड़ने वाले हमारे देश में बहुत हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे वकील उनका केस लड़ेंगे। बहुत सारे केसेस कहीं चले जाएंगे, 2-4 और चीजें जंतर मंतर पे हो जाएंगी, 4 चीजें कलकत्ते में हो जाएंगी। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। अगर ये आ गए तो इनको यहां से समर्थन देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हम लोग, मैं एम्बेसडर सिंघल से पूरी तरह से सहमत हूं कि हम लोग पूरी तरह
तैयार हैं, ऐसा कोई होने की संभावना नहीं है। लेकिन किसी भी चीज को पूरी तरह से आप नकार दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, फेंसिंग में अपनी स्मार्ट फेंसेस वहां पर लगानी पड़ेंगी, आपको टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। जब से पिछले 2 4 5 महीनों से अगर आप देखिए कि भारत के राष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं, मैंने जिक्र भी किया कि खास करके पश्चिम बंगाल में जैसे चुनाव खत्म हुए उसके बाद काफी ज्यादा स्थितियां जो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, तमाम बॉर्डर स्टेट्स के एसपी से बात करिए, तमाम बॉर्डर स्टेट्स के पूरे हिंदुस्तान की, तो बिल्कुल बहुत बड़ी और इसके सर बाद ये में बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। अच्छा सुशील सिंघल जी, जो बात माथुर सर कह रहे हैं मैं उसी को आगे लेकर जा रही हूँ। अब जरूरी नहीं है ना कि आग जब लगे तभी बचाव, वो देख कर भी बचाव किया जा सकता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। जरूरत इसी बात की तो है कि जो खतरा है उसको पहले ही भांप लिया जाए और पहले ही सिचुएशन जो है वो सुधार ली जाए। नहीं, बिल्कुल खुशबू, आप सही कह रहे हैं कि जो है मैंने जैसा कहा भी था कि ये एक आई ओपनर है सभी के लिए इंसिडेंट, ये जो हुआ है, हो रहा है। क्योंकि अगर अभी क्या है, जैसे बांग्लादेश की अगर हम बारे में बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की अथॉरिटी से हमारा कोऑर्डिनेशन काफी होता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं। कुछ चीज ओपनली आती है, कुछ चीज नहीं आती है। लेकिन अगर कल को वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, जिसकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, शेख हसीना वापस जाने की बात कर रही हैं, तो कल को कुछ भी हालात हो सकते हैं। उस हालात में हो सकता है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट ना करें, और जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो तो वो वहां से पहले हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि वहां से आते रहे हैं, और एक जो घुसपैठिया तो नहीं कहूंगा मैं, पर वहां से इलीगल इमिग्रेंट आते रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। अगर हम देखें डेमोग्राफी, अगर मैं थोड़ा और बढ़ूं आगे, तो अगर हम वेस्ट बंगाल में और आसाम में देखें तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी कंप्लीटली चेंज हो गई है। वो क्लियरली इंडिकेशन है कि किस वजह से हुई है। तो इस तरह का ये नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन तो पॉइंट इज कि हमारे को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस संभावना को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर दूसरी साइड हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, जैसा कि स्पेन के साथ में हुआ, तो उस हालात में हम किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात की आवश्यकता है। म्यांमार का जहां तक सवाल है, वहां ज्यादा और भी कंडीशन और भी क्रिटिकल है हमारे लिए, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल उनके आपस में रिलेशनशिप है, सेम ट्राइब के फैमिली दोनों तरफ रहती हैं, तो उसको हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि फिर इलीगली और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा उनको। लेकिन उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत इस बात की, जो भी ये सिचुएशन हुई है उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने